चलो ठीक है। गुड इवनिंग क्लास, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए आज का इस प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है वो 12, यानी कि 12 प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम 11 प्रैक्टिस सेट प्रॉपर तरीके से लगा चुके हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट लगाने से एक फ़ायदा हमारे स्टूडेंट को ये होता है कि प्रैक्टिस सेट लगाने से जो एक्स्ट्रा प्रेशर बना होता है कि विद्यार्थियों के ऊपर, वो प्रेशर थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाता है। और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो आप निश्चिंत होकर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो आपको 15 मिनट अलॉट किए जाते हैं क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। ठीक है, तो आप उनका महत्वपूर्ण तरीके से उनका उपयोग करेंगे। 15 मिनट जो आपको अलॉट किए जाते हैं क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट आपका अनसॉल्व पेपर नंबर है ये 12। चलिए शुरुआत करते हैं। जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आइए शुरुआत करते हैं पैराग्राफ से। देखिए पैराग्राफ आपको मिलेगा, आपके फर्स्ट 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जो आपको OMR शीट पे फिल करने पड़ते हैं। पैराग्राफ को आपको रीड करना है। देखिए 15 मिनट जो आपको अलाउड किए जाते हैं, 15 मिनट जो आपको मिलते हैं क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर तरीके से रीड करेंगे। जब आप प्रॉपर तरीके से पैराग्राफ को रीड कर लेंगे तो नीचे जो भी आपके क्वेश्चन दिएंगे 1 से 3 तक, वो क्वेश्चन के आंसर आप आसानी पूर्वक दे सकते हैं। तो चलिए इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। पार्ट ए में आपके 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शास्त्री जी स्टेड इन ऑफिस एज प्राइम मिनिस्टर। शास्त्री जी स्टेड इन ऑफिस एज ए प्राइम मिनिस्टर फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, यानी कि शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर बहुत कम समय के लिए रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये बहुत शॉर्ट टाइम यानी कि बहुत कम समय के लिए रहे थे। कितने समय के लिए रहे थे? मात्र 19 मंथ के लिए, यानी कि कह सकते हैं कि 1 साल 7 महीने। ठीक है, 1 साल 7 महीने तक ये प्रधानमंत्री पद पर रहे थे, बहुत ही कम समय के लिए। बट हिज पीरियड वाज मोस्ट स्टॉर्मी पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कंट्री। लेकिन इनका जो जितना भी इन्होंने समय दिया गया था वो इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। चलिए आगे चलते हैं। देयर वाज फूड प्रॉब्लम एज रैन हैड फेल्ड द ईयर बिफोर, यानी कि जब वह प्रधानमंत्री बने थे तब उस समय जो थी फूड प्रॉब्लम भी थी। ठीक है, यानी कह सकते हैं भूखमरी। ही इंस्पायर्ड ऑफ कंट्रीमैन, यानी कि उनके जो देशवासी थे, यानी कि हमारे भारत के जो देशवासी थे उनसे इंस्पायर हुए, इंस्पायर हुए प्रेरणा ली। ठीक है, टू वर्क हार्ड, यानी कि उन्होंने क्या कहा था कि कठिन परिश्रम करो। एंड गिव द स्लोगन, और उन्होंने एक नारा भी दिया था। स्लोगन मतलब नारा दे, जैसे हम बोलते हैं ना मॉर्निंग में प्रेयर टाइम, भारत माता की जय। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे उन्होंने स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान का। ये शास्त्री जी ने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान। ठीक है, जय जवान, जय जवान का मतलब होता है जो बॉर्डर पे जवान लेके हो। जय किसान का मतलब होता है जो हमारे अन्नदाता होते हैं, किसान। देखिए किसानों का सम्मान करना चाहिए जो हमारे क्या होते हैं, अन्नदाता होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अब रीड कीजिएगा। अब एक पैराग्राफ आपने रीड कर लिया तो क्वेश्चन पेपर आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे 3 प्रश्न हैं 1 से लेकर के 3rd तक। इनके आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे रीड करेंगे। चलिए पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या पहला है, फॉर हाउ मैनी लॉन्ग्स डिड शास्त्री जी रिमेन इन ऑफिस एज PM ऑफ इंडिया, यानी कि कितने समय के लिए शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। देखिए पहली लाइन में ही हमको आपको बताया था कि बहुत ही कम समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए शास्त्री जी क्या रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे। किसके? इंडिया नहीं, भारत के। तो ऑप्शन है आपके 15 मंथ, 18 मंथ, 20 मंथ एंड 19 मंथ। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, आप ऊपर देखते हैं, ऊपर वाली लाइन में यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री जी रहे थे वो कितने समय के लिए रहे थे। वो 19 मंथ के लिए रहे थे। तो ऑप्शन में देखेंगे कहीं पे 19 मंथ अगर होगा तो ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन, यानी कि डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री कितने समय तक रहे थे, तो 19 महीने तक रहे थे।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, माँ की ममता और पिता की क्षमता का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। माँ की ममता और पिता की क्षमता का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, व्हाट प्रॉब्लम केम अप बिफोर शास्त्री जी। जब शास्त्री जी के समय भारत में क्या प्रॉब्लम आई थी? मैंने आपको बताया था फूड प्रॉब्लम आई थी उनके पास। क्या आई थी? फूड प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे, पहला ही ऑप्शन में ये फूड प्रॉब्लम, तो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर होगा। पैराग्राफ को अगर आपने आसानी से रीड कर लिया तो क्वेश्चन के आंसर देने में आपको थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को लगाने से पहले आप उसको रीड करना ये मस्ट होता है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 ये कह रहा है, हु डिड गेव स्लोगन, यानी कि नारा किसने दिया था? कौन सा? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? देखिए, गांधी जी ने कहा था डू एंड डाई, करो या मरो, गांधी जी ने कहा था। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट हमने लगाया था उसमें चंद्रशेखर ने एक नारा दिया था, सॉरी चंद्रशेखर नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन हमारा नारा ये है, गिव मी टाइम एंड आई विल गिव यू क्वालिफाई द एग्जाम, आप मुझे समय दीजिएगा, खून नहीं देना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? क्या गांधी जी ने दिया था? बिल्कुल भी नहीं दिया। क्या नेहरू जी ने दिया था? बिल्कुल भी नहीं दिया था। ये ऑप्शन आपका सी फॉर कनाडा द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शास्त्री जी ने ये नारा दिया था जय जवान जय किसान का। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे भी भटक रहेंगे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री नहीं है, लाल बहादुर भंडारी लिखा हुआ है। ठीक है, तो सी फॉर कनाडा द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 से 8 की तरफ। ये आपका पैराग्राफ से नहीं है, ये आपको ग्रामर पोर्शन से दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 4 लेते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 4 से 8 तक है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है। OMR बेस्ड ही क्वेश्चन है, तो बहुत ही धैर्यपूर्वक आपको करना है। क्वेश्चन आपका ही, प्रश्न संख्या 4 है, ही डॉट डॉट चूज द रॉन्ग जॉब लास्ट ईयर। राइटिंग दिख रही है? ठीक है, आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आपका चूजेस, बी ऑप्शन है चॉज, एंड सी ऑप्शन है आपका चूजन, एंड डी ऑप्शन है आपका चूज्ड। तो आपको बताना है कि इसमें राइट जवाब क्या होगा। देखिए, लास्ट ईयर से समझ में आ रहा होगा कि पिछले वर्ष की बात आएगी तो वहां पे सेंटेंस होगा वो आपका पास्ट का टेंस होगा, पास्ट, सिंपल पास्ट होगा। और जब सिंपल पास्ट होगा तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ना तो डिड दिया गया ना कुछ दिया गया, तो वहाँ पे क्या होता है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और चूज की यहाँ पे बता रहा है कि सेकंड फॉर्म आपको लगानी है। चूज की सेकंड फॉर्म चूजेस तो हो नहीं सकता है, ये हो जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूज इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की तरफ। 5 प्रश्न कह रहा है आपसे, द नाउन फ्रॉम नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीड, कि सक्सीड का नाउन आपको बताना है। सक्सीड क्या है? ये वर्ब है, सक्सीड आपकी वर्ब है, इसका नाउन बताना है। ऑप्शन है आपके सक्सेसफुल, ए ऑप्शन है सक्सेसफुल, एंड बी ऑप्शन सक्सीडिंग, सी ऑप्शन है सक्सेस। अब आपको राइट आंसर बताना है इसमें। सक्सीड का नाउन आपको बताना है। सक्सेसफुल नहीं होगा, सक्सीडिंग ये तो वर्ब है प्लस ING से जीरेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, सक्सेस यानी कि सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाए, सी फॉर कनाडा द राइट आंसर। ठीक है, चलिए
प्रश्न संख्या 6, इसको इरेज कर दें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इरेज करें इसको। 4 से 8 प्रश्न जो हैं वो ग्रामर पोर्शन से ही लिए गए हैं। पार्ट ऑफ स्पीच हो चाहे लिटरेरी डिवाइस हो, उसी से आपका लिया गया। प्रश्न संख्या आपका कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। फादर राइट्स माई ए लेटर। आपको रीऑर्डर लगाना पड़ेगा। फादर राइट्स माई लेटर मी और टू। इसको आपको आंसर सही ऑप्शन आपको चूज करना है, इसको रीऑर्डर लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सब्जेक्ट निकालते हैं। रीऑर्डर लगाने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले सेंटेंस में देखेंगे, आपका जो बिखरा हुआ सेंटेंस है इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट देखते हैं माई फादर। माई फादर, जब आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या देखेंगे, कोई हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिली है, लेकिन आपका B5 जरूर मिला है। राइट्स, माई फादर राइट्स। अब क्या लिखते हैं वो, लेटर, यानी कि लेटर से पहले कोई आर्टिकल यहाँ पे दिख रहा है, आर्टिकल यहाँ पे हाँ ए और है आपका। माई फादर राइट्स क्या लिखते हैं, एक पत्र। अब वो किसको लिखते हैं, प्रीपोजिशन देखते हैं यहाँ पे। प्रीपोजिशन क्या है, टू मी, मतलब मुझे, यानी कि मेरे पिताजी मुझे एक पत्र लिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये वाक्य है। तो ये ऑप्शन में देखिए, ये ऑप्शन में मिलेगा आपको माई फादर राइट्स ए लेटर टू मी। तो ये ऑप्शन ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या बढ़ते हैं 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, यानी कि किस शब्द में मिसस्पेल्ड यानी कि गलती है। ऑप्शन आप सुन लीजिएगा। ए ऑप्शन है डिसीजन, बी ऑप्शन है रिसीव, एंड सी ऑप्शन है आपका बिलीव, और डी ऑप्शन है आपका फ्रीडम। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है किस मीनिंग में आपका मिसस्पेल्ड यानी कि गलती दी गई है। तो देखिए चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रीडम का स्पेलिंग बिल्कुल सही है। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, बिल्कुल सही है, कोई स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं है। बिलीव का होता है विश्वास करना, ये भी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है। रिसीव प्राप्त करना होता है, ये भी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है। आपका डिसीजन की स्पेलिंग में मिस्टेक है, अर्थात आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्पेलिंग में मिस्टेक पूछा गया था, ठीक है। तो डिसीजन की स्पेलिंग में क्या है, मिस्टेक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। क्वेश्चन 8 आपका कह रहा है द चाइल्ड केम रनिंग, द चाइल्ड केम रनिंग, द चाइल्ड केम रनिंग डॉट डॉट द रूम। चलिए यहाँ पे खाली स्थान भरना है। ए ऑप्शन है आपका इन, बी ऑप्शन है आपका इनटू, एंड सी ऑप्शन है आपका अंडर, एंड डी ऑप्शन है आपका अपॉन। यहाँ पे आपको राइट आंसर भरना पड़ेगा। देखिए इन और इनटू का मतलब एक ही है। इनका मतलब क्या होता है, में शब्द होता है, लेकिन अलग अलग प्रयोग कब करते हैं, जब कोई वस्तु या कोई प्राणी पहले से ही उस जगह पे होगा, यानी अंदर होगा, अंदर का मतलब में या अंदर होगा, तब वहां पे इनका प्रयोग करते हैं। अर्थात मोशन की स्थिति में, जैसे गति करके, यहाँ पे देखिए बालक क्या कर रहा है, द चाइल्ड कैम, यानी कि जब बालक आया होगा तो उसने क्या किया होगा, गति की होगी। जब गति की बात आ जाएगी तो इनका प्रयोग हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा द चाइल्ड कैम रनिंग इनटू द रूम, यानी कि कमरे में कैसे आया, वो दौड़ करके आया। कमरे में कैसे आया, दौड़ करके, यानी कि मोशन, गति थी उसमें, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 से 10 तक फिर आपको क्या करना है, पैराग्राफ पढ़ना है।
चलिए पैराग्राफ यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 9 से 10 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 9 से 10 आपको फिर से क्या करना है, पैराग्राफ को रीड करना। ये पैराग्राफ आपका दिया गया है सप्लीमेंट्री से, ठीक है। ही वंडर्ड फॉर द 7 years, देखिए स्पेलिंग में मिस्टेक यहाँ पे है, ठीक है। ही वंडर्ड फॉर 7 years तथा फाइनली सैट डाउन अंडर ए फिग ट्री, यानी कि 7 वर्ष तक गौतम बुद्ध भटके थे। फाइनली अंत में सैट डाउन अंडर ए फिग ट्री, यानी कि अंत में वो फिग मतलब अंजीर के पेड़ के नीचे बैठ गए थे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है, देखिए हमें आंसर करना है वो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही आंसर करना पड़ेगा। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं सर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, लेकिन हमें आंसर जो करना है यहाँ पे ट्री बता रहा है वो किसको रेफर कर रहा है, यानी कि ट्री शब्द जो है कौन सा ट्री है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका फिग ट्री, सैट डाउन अंडर ए फिग ट्री। तो पहले ऑप्शन में से द ट्री हियर्स रेफर टू आपका हो जाएगा डी फॉर डेनमार्क, द राइट आंसर फिग ट्री हो जाएगा। हमें आंसर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है ही हेयर रेफर्स टू, यानी ही शब्द किसके लिए आया, ही वंडर्ड यानी कि वह भटके थे। कौन भटका था, गौतम बुद्ध भटके थे। तो सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर होगा, यानी हमें आंसर जो करना है वो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही आंसर करने हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट आपका 12 है, आप प्रैक्टिस सेट निकाल के आप अपने साथ रख सकते हैं और हमें स्कोर बताएंगे। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन, यानी कि बहुत जल्दी, इमीडिएट मतलब तुरंत, रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया, ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर, यानी कि उस पोस्टमैन ने क्या प्रतिक्रिया की थी जब उस लेटर को उसको प्राप्त हुआ था। लेंचो ने एक लेटर लिखा था भगवान के नाम, जिसने उसे वहाँ पे कुछ डिमांड की थी, क्योंकि लेंचो की एकमात्र आशा बची थी वो भगवान से बची थी कि भगवान उसकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो ऑप्शन है आपके लाफ्ड होल हार्टली, क्राइड, फेल्ट एम्पैथेटिक, फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, ठीक है। जब पोस्ट मास्टर को जब पहला पत्र प्राप्त हुआ था जिसपे लिखा था भगवान, यानी कि सिग्नेचर थे गॉड, तो पहले जब पत्र प्राप्त हुआ था तो वो लाफ्ड होल हार्टली, यानी कि पूरे हृदय के साथ, यानी कि पूरी जबरदस्ती के पास उसे जितना लगा उतना हंसा था वो, यानी कि पहली बार उसे जीवन में ऐसा पत्र प्राप्त हुआ था, क्योंकि भगवान का पता तो पोस्ट मास्टर को नहीं पता था, इसलिए वो हृदय से हंसा था, ठीक है। चलिए 11 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका। 12 क्वेश्चन है द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इज फ्रॉम, यानी कि पहला मुख्य भारतीय जो सेना से था वो कहाँ से था। ऑप्शन है आपके कुर्ग, ए ऑप्शन है कुर्ग, बी ऑप्शन गोवा एंड सी ऑप्शन मैसूर एंड डी ऑप्शन है आपका पंजाब। आई बेकर फ्रॉम गोवा, जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो कुर्ग हो जाएगा, कुर्ग इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कुर्ग होगा। अगला प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 ये कह रहा है द बेकर बाज आल्सो देयर, यानी कि बेकर जो था आल्सो था, क्या था, फ्रेंड था, बिल्कुल था, कंपेनियन साथी बिल्कुल था, क्वेट बिल्कुल भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, ये आपका डी फॉर डेनमार्क द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आपको जो OMR शीट भरनी है बड़ी सावधानी पूर्वक भरना है। अगर आपने भरते समय गलती कर दी तो आपका कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, यानी कि अर्थात कह सकते हैं कि 20 नंबर से हाथ धो बैठेंगे आप। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 से 15 फिर आपको पैराग्राफ रीड करना, लेकिन इस बार पैराग्राफ जो है वो पोइट्री से है, पैराग्राफ जो है आपका पोइट्री से है। चलिए पैराग्राफ को रीड करते हैं। पैराग्राफ है आपका आई एम रूपंजल, I am Rupanjal, I have not care a life in tower in the tranquil and here I certainly never laid down my the bright hair, यानी कि अमांडा यहाँ पे कल्पना करती है, सोचती है कि यदि मैं रूपंजल होती है, क्या होती है, रूपंजल होती है,
आई हैव नॉट केयर, मुझे किसी की परवाह नहीं होती। लाइफ इज टावर ट्रैंक्विल एंड रेट, यानी कि मैं उस टावर पे बैठ जाती जहाँ मतलब होता है कि बहुत ऊंची इमारत होती है। सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई हार्ट, यानी कि जहाँ पर किसी को चढ़ने के लिए क्या करती है, उसके बालों जो नीचे बाल अपने जो चमकीले बाल होते हैं वो नीचे लटकाएगी। उसकी इच्छा होगी उसी को अंदर आने देगी, उसकी इच्छा नहीं होगी तो उसको अंदर नहीं आने देगी। देखिए रूपंजल बनना चाहती थी कौन? अमांडा। अमांडा एक ऐसी लड़की थी जो अपनी लाइफ में एक अनाथ होना चाहती थी। अनाथ का मतलब होता है जिसके माता पिता ना हो, क्योंकि अपने माता पिता का टॉर्चर उससे बर्दाश्त नहीं होता था अमांडा से। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है आई एम रूपंजल, यानी कि मैं रूपंजल होती है। तो आई शब्द किसको रेफर कर रहा है? ऑप्शन है आपके पोएट्स असिस्टेंट, अमांडास मदर, पोएट्स, या फिर अमांडा। तो अमांडा के लिए, अमांडा खुद को कहना चाह रही है कि मैं यदि क्या होती है, एक रूपंजल होती, तो आपके डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई शब्द किसके लिए है? वो अमांडा के लिए है। ठीक है, आई शब्द जो है प्रदर्शित करता है अमांडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमांडा थिंक्स, अमांडा सोचती थी दैट शी विल नेवर लेट डाउन हर, यानी कि अमांडा क्या सोचती थी? अपने नीचे नहीं गिराएगी, अर्थात नीचे नहीं गिराएगी क्या? अपने ब्राइट हेयर, चमकीले बाल। तो ब्राइट हेयर, जब आपको अमांडा चैप्टर हमने पढ़ाया था तब आपको उसमें बता दिया था कि अमांडा क्या क्या चाहती थी। 2, 4, 6 उसमें वो कल्पना ही करती है। पैराग्राफ 2, 4, 6 में वो क्या करती है? कल्पना करती है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे द राइट आंसर 15 क्वेश्चन का। चलिए प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 से 20 भी आपको सप्लीमेंट्री से है। फॉर हाउ मैनी डेज ट्रिकी वाज नॉट गिवन एनी ईटेबल, यानी कि कितने दिनों तक ट्रिक्की को खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया था। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 3, और सी ऑप्शन है आपका 2, एंड डी ऑप्शन है 5। तो ट्रिक्की क्या था? एक मंकी था, डॉग था, कैट था, या फिर रैबिट था? ट्रिक्की था, एक डॉग था। ट्रिक्की को खाने की वस्तुएं कितने दिन तक नहीं की थी? 2 दिन तक उन्हें खाने की वस्तुएं कोई भी ट्रिक्की को नहीं दी गया था, क्योंकि उसे वॉमिटिंग हो गई थी। एक्सीड ज़्यादा खाना खाने की वजह से जब भी वो क्लिनिक पे डॉक्टर से ले गए थे 2 दिन तक इसको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया था। प्रश्न संख्या 17 प्रश्न कह रहा है हु इज द थीफ इन द स्टोरी, कहानी में चोर कौन है? ऑप्शन है आपके हरी सिंह, अनिल, मंगल पांडे, सुरेश। देखिए मंगल पांडे की तो किसी भी चैप्टर में कोई बात नहीं की गई, तो ये ऑप्शन सी हो नहीं सकता है। सुरेश का भी कहीं पे कोई सी पूरे आपकी बुक में सुरेश का भी कहीं पे रोल नहीं है। अनिल था, वो कहानी में लेखक था। अनिल कहानी में लेखक था। ठीक है, कहानी का लेखक आ जाए तो कहानी का लेखक जो था वो रस्किन बॉन्ड था। इसमें पूछा गया थीप इन द स्टोरी, कहानी में लेखक कौन है? तो 17 का आंसर हो जाएगा हरी सिंह। हरी सिंह कहानी में क्या था? एक चोर था। अगर पूछा जाए हरी सिंह की उम्र कितनी थी, तो हरी सिंह था 15 वर्ष का था। हरी सिंह की उम्र कितनी थी? 15 वर्ष की थी। और अनिल की उम्र थी 25 ईयर, यानी कि 25 वर्ष की उम्र थी अनिल की। अनिल ने अपने यहाँ हायर पे रख लिया था, मतलब अनिल ने अपने यहाँ हरी सिंह को हायर पे रख लिया था। फिर उसके बाद से हरी सिंह ने अनिल के यहाँ ही चोरी कर दी थी। ठीक है, ये जब चैप्टर पढ़ाया था तब आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया था। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 18 प्रश्न कह रहा है डिड दे फाइंड द लॉस्ट नेकलेस, क्या उन्हें मिसेज लाइजोल मटिल्डा को जो नेकलेस खो गया था, नेकलेस उसने उधार कहाँ से लिया था? नेकलेस उधार लिया था मिसेज फॉरेस्टियर से। जब नेकलेस उधार लेके गए थे तो जब उनका एक पार्टी में जाने के बाद नेकलेस खो जाता है तो वापस उन्हें मिलता है या नहीं मिलता है? यस और नो आपके ऑप्शन है। तो यहाँ पे नो, यानी कि जो हार उनका खो जाता है वो वापस नहीं मिलता है, इसके बदले में दूसरा इन्हें खरीद करके देना होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए 18 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 प्रश्न कह रहा है व्हाट वाज द भोलीस रियल नेम। वही ऑप्शन है प्रिया, गीता, सुलेखा, सीता। भोली का वास्तविक नाम क्या था? देखिए भोली का वास्तविक नाम जो था वो सुलेखा था। क्या नाम था? सुलेखा नाम था।
तो सुलेखा देखिए किस ऑप्शन में है, सुलेखा आपका सी ऑप्शन में, तो सी इज द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 19 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि भोली का रियल नेम क्या था, सुलेखा था। ठीक है, रामलाल की 4 पुत्रियां थीं, आप सीरियल से याद करेंगे तो पहली पुत्री का नाम था राधा, दूसरी पुत्री का नाम था अमंगला, और थर्ड पुत्री का नाम था चंपा, और इनकी फोर्थ डॉटर थी उसका नाम था सुलेखा। सुलेखा कोई क्या कहते हैं, भोली। इसको घर में क्या कहने लगाने, इसको घर में कहा जाता था भोली। ठीक है, इसका रियल नाम जो वास्तविक नाम था तो सुलेखा था। ठीक है, प्रश्न संख्या 20, चलिए इसको हटाते हैं, अभी पार्ट ए चल रहा है। ठीक है, इसका अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न है हु केम टू मैरी भोली। ऑप्शन है आपके प्रेमनाथ, चलिए ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन संख्या 20, और ये अंतिम प्रश्न है श्रृंखला का जो कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे। प्रेमनाथ, बी ऑप्शन है आपका दीनानाथ, एंड ये ऑप्शन है बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है मुलायम, एंड डी ऑप्शन है आपका विशंभर, विशंभर नाथ। चलिए इसमें बताइए राइट ऑप्शन कि आपका भोली से विवाह करने के लिए कौन आया था। क्या प्रेमनाथ आए थे? बिल्कुल भी नहीं। क्या दीनानाथ आए थे? दीनानाथ भी। क्या मुलायम सिंह? इनका तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। विशंबर नाथ आए थे भोली से विवाह करने के लिए। फिर क्या हुआ था या नहीं हुआ था, चैप्टर पढ़ा था, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये आपके 20 प्रश्न कंफर्म हो चुके हैं। पार्ट ए आपका क्लियर है। ठीक है, OMR सीट आपकी भरनी है। ठीक है, OMR सीट पे 20 क्वेश्चन दिए हैं। चलिए पढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या पार्ट बी की तरफ। ठीक है, चलिए पार्ट बी, पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में क्या करना, वही रीडिंग, आपको पैराग्राफ को रीड करना पड़ेगा और 4 क्वेश्चन के आंसर आपको देने। इसमें से डी क्वेश्चन का आंसर हम बता देते हैं, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ पुअर। पुअर का अपोजिट वर्ड क्या होगा? पुअर मतलब होता है गरीब, और गरीब का हो जाता है अमीर, अमीर को कह सकते हैं रिच। ये अपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका 1 नंबर का क्लियर। उसके बाद क्या करना है, आपको एप्लीकेशन लिखना आता ही है। एप्लीकेशन क्या लिखना था, राइट ए लेटर टू योर सिस्टर इनवाइटिंग हर टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। 4 नंबर का आपका एप्लीकेशन होगा। उसके बाद आपको एक निबंध लिखना है, ऐसे आपको 6 नंबर का ऐसे, ऐसे लिखना हमने आपको बता ही दिया है। चलिए ग्रामर पोर्शन हम हल करते हैं। यहाँ पे ग्रामर पोर्शन हल करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। चलिए हम यहाँ पे करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं। सेंटेंस आपका कह रहा है राम सेड टू मी, हैव यू डन योर वर्क। ये आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। बहुत ही आसान है। देखिए सैड या सैड टू को हम किससे बदल देंगे, टोल्ड में नहीं बदलेंगे, क्योंकि इधर आपका फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव है, तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा राम आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कोमा जब भी हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन जो चेंज होते हैं वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज। ठीक है, तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार आएंगे, तो मी है आपका ऑब्जेक्टिव केस, ये हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव केस आई। और हैव किस टेंस की सक्रिया है, हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, और ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैड। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन,
योर चेंज हो जाएगा आपके सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे यू के साथ योर लगा था, यहाँ पे करता आपका आई बन गया, तो आई के साथ क्या लगेगा, माई वर्क। देखिए 2 नंबर आपके बहुत ही आसान है। तो राम आस्क्ड मी इफ आई हैड डन माई वर्क हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, चेंजिंग इनटू फॉलोइंग पैसिव वॉइस, ही रीड्स दिस बुक, ही रीड्स दिस बुक। दूसरा 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ही रीड्स दिस बुक। चलिए, पैसिव वॉइस के सारे रूल्स आपको आते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है, तो ये है आपका दिस बुक। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य साइक्रिया एज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे लगा देंगे इज और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड बाई और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ही का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये हो जाएगा हिम। पेपर बहुत आसान आता है, पर थोड़ा धैर्य बना के करें उसको, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। उसके बाद आता है आपका पंचुएट द फॉलोइंग, ठीक है। इसको क्या करना है आपको, फर्स्ट लेटर को बड़ा कर देना है, सैड टू हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है, और आपका जो भी नाउन आ जाएगा यानी कि प्रॉपर नाउन आएगा उसका पहला लेटर हमेशा बड़ा बनता, अंत में फुल स्टॉप लगा के क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना। ये आपके 2 नंबर बहुत आसान होते हैं। चलिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, हम स्टोरी बनाना सिखाते हैं, ठीक है। स्टोरी दी जाएगी तो आपको स्टोरी कैसे करते हैं। देखिए स्टोरी है, बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी है, और हम इसके पॉइंट हमेशा आपको बताते हैं कि स्टोरी जब भी आप करेंगे तो फुल स्टॉप तक आप प्रॉपर तरीके से इसको रीड करेंगे, ठीक है। स्टोरी करने का एक तरीका होता है कि पहले फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम तक आप इसको पढ़ेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि स्टोरी किस टेंस से ली गई और क्या साइक्रिया लगेगी। स्टोरी है आपकी, वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। वृक्ष हमारे देश की क्या है, अमूल्य निधि है, यानी कि प्रेजेंट में है, ठीक है। अमूल्य का मतलब होता है जिसका कोई मूल्य ना हो, ठीक है। तो वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रीज, ट्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे पेड़ हैं वो बहुत ज्यादा हैं, वृक्ष कैसे हैं, आर। प्राइसलेस, प्राइस मतलब होता है मूल्य, और लेस लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो उसे कहते हैं प्राइसलेस। ट्रीज आर प्राइसलेस, ठीक है। अब ये प्राइसलेस है क्या, ये क्या है, अमूल्य निधि है। तो निधि का मतलब होता है एसेट, ASSETS, असेट। हमारे देश की, ऑफ अवर मतलब हमारे, अवर कंट्री, यहां तक दिख रहा है, ठीक, ठीक है। तो वृक्ष हमारे देश की क्या है, अमूल्य निधि है। तो ट्रीज आर प्राइसलेस असेट ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश की क्या है, अमूल्य निधि है। अगली लाइन रीड करते हैं, वृक्ष हमें केवल फल ही नहीं बल्कि इमारती लकड़ी भी देते हैं। ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये देखिए पेयर कंजक्शन है। नॉट ओनली के साथ क्या लगाएंगे, व्हाट आल्सो लगाएंगे, नाइदर के साथ आप नॉर लगाएंगे, और आइदर के साथ और लगाएंगे। तो हमें पेड़ क्या देते हैं, वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, पेड़। तो ट्रीज आर नॉट ओनली, जब आपका नॉट ओनली लग जाएगा तो इसके साथ साथ व्हाट आल्सो पेयर कंजक्शन अवश्य आएगा। तो पेड़ हमें क्या देते हैं, वृक्ष हमें, यानी कि पेड़ या वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं बल्कि क्या देते हैं, इमारती लकड़ी भी देते हैं। तो क्या देते हैं, नॉट ओनली गिव्स अस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का देते हैं, गिव्स अस क्या देते हैं, फ्रूट्स, फल। गिव्स अस फ्रूट, हमें फल ही नहीं क्या देते हैं, ईंधन भी, एंड फ्यूल्स, क्या देते हैं, ईंधन भी देते हैं। द ट्रीज आर नॉट ओनली, केवल हमें नहीं देते हैं क्या, गिव्स अस फ्रूट एंड फ्यूल्स, हमें ईंधन और फल ही नहीं बल्कि,
ठीक है। बट आल्सो हमने आपको बताया था ये पेयर कंजक्शन है। नॉट ओनली के साथ क्या आएगा, बट आल्सो, यानी कि बल्कि और हमें क्या देते हैं, वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। ठीक है, तो बट आल्सो देते हैं, तो गिव्स अस क्या देते हैं, इमारती लकड़ी देते हैं। तो हो जाएगा टिम्बर मीन्स होता है इमारती लकड़ी, गिव्स अस टिम्बर। द ट्रीज नॉट ओनली गिव्स अस फ्रूट एंड फ्यूल्स बट आल्सो गिव्स अस टिम्बर, यानी कि वृक्ष हमें क्या देते हैं, ईंधन व फल ही नहीं बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। आगे वाली लाइन पढ़िए, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। चाहिए की कंडीशन में हम शुड का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा वी शुड, हमें चाहिए, क्या चाहिए, वी शुड प्लांट, वी शुड प्लांट्स, हमें क्या लगाना चाहिए, पेड़, वी शुड प्लांट्स मोर एंड मोर ट्रीज, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। अगली लाइन पढ़िए, अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। नहीं काटना चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग होगा। ठीक है, तो वही कंडीशन है, तो बी शुड नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। कैसे, अनावश्यक, अनावश्यक का मतलब होता है अननेसेसरी, अननेसेसरी मतलब अनावश्यक रूप से हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ये आपकी स्टोरी कंफर्म हो गई है। तो स्टोरी के 6 नंबर आपको मिलते हैं, 6 नंबर मिलते हैं, देख लेते हैं, हाँ 4 नंबर मिलते हैं, लेकिन आपको धैर्यपूर्वक स्टोरी करेंगे तो स्टोरी के 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, लिटरेचर से है, राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। 2 प्रश्न करने हैं आपको, 4 प्रश्न ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको 2 प्रश्न करने पड़ेंगे। व्हाट डिड बल्ली सी आउट द विंडो ऑन हर द फर्स्ट जर्नी, यानी कि अपनी पहली यात्रा के दौरान बल्ली ने क्या देखा था। ठीक है, जब बल्ली वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था हमने, बल्ली मैडम राइट्स ऑन द बस। ठीक है, आपको क्वेश्चन याद करने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ वाज लेंचोड हेल्प, यानी कि लेंचो की सहायता कैसे की और किसने की है। देखिए लेंचो की सहायता पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा की गई थी, और देखिए लेंचो ने बिना सोचे समझे कर्मचारियों को ही ठगों का समूह बोल दिया था। बिना सोचे समझे हम किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, गलत होता है। जबकि लेंचो ने क्या बोल दिया था कि भगवान यदि आप अगली बार हमें पैसे भेजें तो डायरेक्ट आप हमें देने आए। ठीक है, क्योंकि बैंक के कर्मचारी क्या हैं, ठगों और चोरों का समूह है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 की तरफ आइए। हु इज मरमेड, मरमेड का मतलब होता है जलपरी। अमांडा डज बिस टू द वर्ड्स राइट एंड द 4, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 4 आपको पोएम लिखनी पड़ेगी, 4 लाइन की पोएम। नहीं सेंट्रल आइडिया तो आपको लिखना है, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो एंड अमांडा, किसी एक का एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। 9 क्वेश्चन पे देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा जो आपके 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। व्हाट डिड द तहसीलदार सजेस्टेड टू रामलाल, यानी कि तहसीलदार जब गांव में एक स्कूल के उद्घाटन के लिए आया था तो रामलाल को तहसीलदार ने क्या सुझाव दिया था। अब सुझाव तो पता है क्या दिया था, सुझाव दिया था कि अपनी पुत्रियों को स्कूल भेजें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड, कम से कम 60 शब्दों में उत्तर देना पड़ेगा। ये लॉन्ग आंसर है, ये आपका कम से कम 6 नंबर का, सॉरी 4 नंबर का है। वाई डिड मिसेज लाइजोल रिमेन डिससेटिस्फाइड फ्रॉम हर लाइफ, यानी कि मिसेज लाइजोल थी अपने जीवन से असंतुष्ट रहती थी, असंतुष्ट रहती थी कि वही प्रॉब्लम आपको पता है। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, आपको इनमें से एक प्रश्न का उत्तर देना। देखिए ये प्रैक्टिस सेट आपका 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है, कल हम आपको लगवाएंगे प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 13। ठीक है, किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन या प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रॉपर तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट लगाने से एक्स्ट्रा जो बर्डन होता है वो आपका कम हो जाएगा।